क्या है, कोनिकल पेंडुलम। क्या है बच्चों, कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम क्या है बच्चों, ये देखो, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो द टाइम टेकन बाय इट्स बॉब टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। ओके बच्चों, कोनिकल पेंडुलम क्या है, द पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज the time taken by its bob to complete one revolution in a horizontal circle with constant speed। तो बॉब क्या है, देखो यहाँ पे डायग्राम में ये हुआ बॉब। अभी यहाँ पे ये वन रिवॉल्यूशन इन वन सर्कल कंप्लीट करता है। वो जो बॉब को स्ट्रिंग से जोड़ा हुआ है और सपोर्ट दिया है ऊपर, उसको रिजिड सपोर्ट बोलते हैं। अगर बॉब की एग्जैक्ट पोजीशन ये होगी, हाँ बच्चों, तो ये बॉब ऐसे घूमेगा, यानी इसको बोलेंगे वन रिवॉल्यूशन। तो अगर बॉब यहाँ पे, तो ये बॉब के ऊपर एम जी लगाए, दैट इज़ अ ग्रेविटेशन, और एम जी को बैलेंस करने वाला होता है T0 cos थीटा। यानी ये स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन होगा ना बच्चों, बराबर ना, तो टेंशन होगा, इसका मतलब T0 cos थीटा, और ये इधर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा बच्चों, सेंटर की तरफ, टूवर्ड्स द सेंटर एंड अवे फ्रॉम द बॉब, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह अगर बॉब रिवॉल्व करता है तो इस तरह का जो कोनिकल पेंडुलम है वो टाइम जो लगता है ना, उसको ही निकालना है हमें। तो देखो बच्चों, देखो बॉब मास यम है उसका, रिजिड सपोर्ट से और स्ट्रिंग के साथ वो अटैच किया, और जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ होगी यल। ओके, अभी सर्कल हो रहा है, इसका मतलब उसको रेडियस होगी, और अगर बॉब घूम रहा है तो उसको वेलोसिटी भी होगी, है ना बच्चों। तो T0, अभी ये T0 क्यों है, स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन होगा बच्चों, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग को अगर हम स्ट्रेट है तो उसके ऊपर ग्रेविटी अप्लाई होती है, पर लेकिन स्ट्रिंग साइड में ले रहे हैं हम, तो उसके ऊपर टेंशन होगा, और टेंशन, और टी स्ट्रिंग एक्चुअली ओरिजिनल लेंथ से अगर दूसरी जगह हम रखते तो उसमें एंगल बनेगा थीटा, करेक्ट, सही ना बच्चों। तो और वो स्ट्रिंग होगी तो उसको हाइट भी होगी, है ना बच्चों। चलो, तो एक कोन जैसा शेप मिल रहा है हमें। अभी ये जो वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों दिख रहा है ना, T0 cos थीटा, हाँ बच्चों, तो वो जो टेंशन है तो उसको बैलेंस कौन करेगा बच्चों, एम जी, करेक्ट। सो T0 cos थीटा इज इक्वल टू एम जी। ओके, एक इक्वेशन हो चुका। अभी सेकेंड, T0 sin थीटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, बराबर ना, तो उसको भी बैलेंस करने वाला बैलेंस फोर्स होना चाहिए, तो उसको बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर कोनिकल पेंडुलम का अगर दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते हैं तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमें आएगा। तो इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर अपन एम जी, T0 sin थीटा अपन T0 cos थीटा, तो ये में गेट कैंसल, आर ओमेगा स्क्वायर अपन जी रहेगा, यहाँ पे T0 कैंसिल होगा, और साइन थीटा cos थीटा क्या आएगा बच्चों, टैन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक तो आपको पता है, 12th के स्टूडेंट हो ना, इसलिए आपको पता है। सो ओमेगा के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे जी है वो डिवाइड है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये आर है तो वहाँ पे जाके डिवाइड होगा। तो इस तरह टैन ओमेगा जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, चलो साइन अपॉन कॉस टैन ने किया, अभी इतना पहले समझो, जी मल्टीप्लाई होगा, क्यों, इस साइड में वो LHS में वो डिवाइड है, तो उसके हिसाब से, और ओमेगा स्क्वायर था, तो ओमेगा स्क्वायर निकालने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, तो ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा आता है स्क्वायर रूट, बल्कि इस साइड में स्क्वायर नहीं, इसका मतलब ये अंडर रूट में आएगा, तो इस तरह अंडर रूट में आया। तो चलो रेडियस तो हमें पता है, सर्कुलर मोशन की जो रेडियस है वो कितनी है, यल साइन थीटा, फिगर में हमने ऑलरेडी देखा है। ओके, और उसके ऊपर जो टी, कैपिटल टी क्या है बच्चों, कन्फ्यूजन मत करो, T0 है टेंशन है, और कैपिटल टी क्या है, पीरियड है, क्योंकि कैपिटल टी पीरियड, इसका मतलब क्या है, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन और वन कंप्लीट राउंड, दैट इज द टी, दैट इज द पीरियड। ओके, बॉब का। तो हमें पता है ओमेगा इज इक्वल 2 पाई अपॉन टी, ये फॉर्मूला है, जनरल फार्मूला 2 पाई, क्यों, क्योंकि टोटल को कोई भी सर्कल हो, कोई भी राउंड फिगर हो, उसमें जो एंगल होता है वो 2 पाई, दैट इज 360 होता है। तो 360 हम कैसे लिखते हैं, 2 पाई और अपॉन टी, ये जनरल फार्मूला है। इसका जो रीज़न है या ये कैसे आया है तो ऑलरेडी 11th में हो चुका है हमें,
ओके बच्चों, तो अभी हम क्या करेंगे, ओमेगा की जगह अंडर रूट जी अपॉन यल कॉस थीटा। अभी ये कहाँ से आया बच्चों, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, यल साइन थीटा, बराबर ना। तो साइन थीटा कैंसिल, करेक्ट, साइन थीटा कैंसिल, तो नीचे बचेगा यल और ऊपर बचेगा जी, तो अंडर रूट जी अपॉन यल कॉस थीटा। ओके बच्चों, तो इस तरह ओमेगा आया। अभी टी हमें निकालना है, तो ओमेगा नीचे इधर आएगा, टी उधर जाएगा। ओके, तो उसके हिसाब से अगर चेंजेस करते हैं तो टी क्या आएगा बच्चों, 2 पाई अंडर रूट यल कॉस थीटा अपॉन जी, यल कॉस थीटा अपॉन जी। ओके, so this is the required expression for period of a conical pendulum. ओके बच्चों, समझ में आया। तो इस तरह जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का वो होगा टी इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट यल कॉस थीटा अपॉन जी। ओके बच्चों, तो ये हुआ यूसीएम का फोर्थ एप्लीकेशन, करेक्ट। अभी नेक्स्ट जो है, अभी एक एग्जांपल है, सपोज एक मोटरसाइकिलिस्ट है। ओके, तो ओरिजेंटल सर्कल इनसाइड द सिलिंड्रिकल वाल ऑफ ए वेल ऑफ इनर रेडियस 4 मीटर है, और उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड वाल इज 0.4 है। कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी नेसेसरी टू परफॉर्म दिस स्टंट। तो स्टंट परफॉर्म के लिए मिनिमम स्पीड और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आर तो पता है 4m है, म्यू एस 0.4 है, और जी ग्रेविटी तो आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वी मिनिमम कितना होता है बच्चों, अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस, तो आर पता है, म्यू एस पता है, जी पता है, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, तो ये जो मिनिमम स्पीड होगा वो 1 सेकेंड के लिए 10 मीटर होगा। हाँ बच्चों, अभी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, पहले तो एफ मिनिमम इज इक्वल टू वी मिनिमम अपॉन 2 पाई आर। ओके, 2 पाई आर इज द सर्कम्फरेंस, और वी मिनिमम जो होगा वो हमने ऑलरेडी निकाला है, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 10/2 पाई 4, दैट इज 0.4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और रिवॉल्यूशन पर सेकेंड ये यूनिट होता है इज इक्वल टू हर्ट्ज। तो इसका मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 0.4 हर्ट्ज। ओके, तो इस तरह दोनों का हमने सॉल्व किया, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। और अगर आपको गिवन पता है और फार्मूला पता है तो आप कौन सा भी एग्जांपल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो, तो एक क्वेश्चन है, सपोज अभी ये क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, रेडियस दिए 0.1 मीटर, म्यू क्या होता है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड डिस्क, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे टायर एंड वाल था, यहाँ पे क्या किया है, एक हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग डिस्क जो होगी, अभी एक कॉइन डिस्क के ऊपर क्या है, रोटेट हो रहा है, बराबर ना। तो इसका मतलब दोनों का फ्रिक्शन होगा, तो वही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ओके, और वो कितना है 0.25, दैट इज द म्यू। ग्रेविटी तो पता है 10 भी ले सकते हैं, 9.8 भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। ओमेगा मैक्स, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क, एंगुलर स्पीड फाइंड करना है, तो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कितना होगा वो फाइंड करना है। तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि एम आर ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल म्यू एम जी, ये फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम क्या कर सकते, दोनों साइड का मास कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि मास तो हमें गिवन दिया ही नहीं, बराबर ना। चलो, तो ये तो पता है इक्वल है, तो उसके हिसाब से ओमेगा मैक्सिमम निकालना हो तो आर डिवाइड होगा, तो म्यू जी अपॉन आर अंडर रूट, ये फॉर्मूला आएगा। म्यू पता है, जी पता है, आर पता है, फॉर्मूला पुट करो और सॉल्व करो। अभी ये सॉल्व करने वाली चीज़ है बच्चों, अभी आपको जमनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, क्योंकि क्या है, आप 12th साइंस के बच्चे हो बच्चों, और 12th साइंस के स्टूडेंट्स का मतलब आपको बहुत सारे मैच्योर हो, आपने आपके इसमें मैच्योरिटी आई होगी, और आपके जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आसानी से आपको आ रहा होगा, ऐसे ही समझ लेंगे ना कोई भी। तो उसके हिसाब से ये रेडियन पर सेकेंड इतना आता है, नियर बाय 5। एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम जो होगी कितनी होगी, नियर बाय 5। ओके, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलेशन मोशन क्या होता है बच्चों, अगर कोई बॉडी का सर्कुलर मोशन होता है पर लेकिन वर्टिकल प्लेन में होता है तो उसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर
मोशन। और यूनिफॉर्म का आपको पता है यूनिफॉर्म क्या होता है, एक जैसे देखो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, हम झूले में जाते हैं ना या हम थीम पार्क में जाते हैं तब हमें ये चीज़ें दिखाई देती है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा बच्चों, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल ओनली बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। और यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये कंट्रोल किया जा सकता है तो उसको बोलते हैं, और उससे उसकी वजह से उसका जो स्पीड होगा वो कांस्टेंट रखा जाता है, तो उसके हिसाब से उसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, ये नॉन यूनिफॉर्म का देखो झूला है, हॉर्स पे छोटे बच्चे बैठते हैं ना वो। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन हो जाता है, उसके हिसाब से वर्टिकल मोशन ऐसे भी होती है, उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। ओके बच्चों, चलो टेंशन क्या है, चलो कोई भी बॉडी हो, देखो एग्जांपल है, अब अगर ये बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, वर्टिकली सर्कुलर मोशन से वो घूम रही, तो इस बॉडी के ऊपर या बॉडी का मास होगा। हाँ बच्चों, और ये जो जिससे बांधा है और जिससे जहाज लगा है वो मासलेस सपोर्ट हो गया, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी। ओके, तो ये रेडियस आर होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस कर रहा है, कैसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसकी पोजीशन अगर हम टी पकड़े, इंस्टेंटेनियस पोजीशन अगर उस ऑब्जेक्ट की टी पकड़ते तो क्या होगा, देखो उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा। पहले तो टेंशन होगा, तो वो तो सही है, टेंशन तो आएगा, अगर नॉर्मल स्टेज में नहीं होगा तो टेंशन आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ साइड में जाती है तो उसको वो सेंटर की तरफ भागती है या जाने की कोशिश करती है, उसका मतलब उसके ऊपर टेंशन होगा, है ना बच्चों। और उसके ऊपर वो जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर तो mg लगेगा क्योंकि ग्रेविटेशन सबको लगता है, और mg किस डायरेक्शन में है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके बच्चों, तो इसका मतलब जो mg है उसको हम रिसॉल्व करें, क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर रहा है ना बच्चों, इसलिए उसको रिसॉल्व करें तो आएगा mg cos थीटा और mg sin थीटा। ओके, तो इस तरह जो वर्टिकल सर्कुलर पाथ है तो उसके हिसाब से नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा उसके हिसाब से T0 एंड mg cos थीटा ये क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। तो इसका मतलब T0 माइनस mg cos थीटा, इसका डिफरेंस एम वी पी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये चीज़ आएगी। तो अगर ये mg cos थीटा यहाँ पे माइनस है वहाँ पे जाके प्लस होगा तो ये टी पे आएगा। ओके बच्चों, क्या आएगा, टी पी। अगर डायग्राम देखी जाए तो सामने डायग्राम हो तो आपके सामने आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो अपर मोस्ट पोजीशन जो आपको पता है, अगर उधर वो बॉडी होगी यानी हाईएस्ट पोजीशन पे होगी तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो पाई बनेगा, इसका मतलब 180, क्योंकि लीनियर है वो। अगर टी यू देखा जाए तो एम जी कॉस पाई प्लस एम वी यू स्क्वायर अपॉन आर होगा। ओके, और ये जो एम जी कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है तो इसका मतलब एम जी -1 होगा, और वी भी पता है हमें। ओके, वी की वैल्यू डाली तो उसके हिसाब से जी आर अपॉन आर, तो आर आर कैंसिल होगा, तो वी यू मिनिमम अंडर रूट जी आर है, ये पता है बच्चों। तो इसका हिसाब से टी यू क्या है, 0 है, टी यू क्या है बच्चों, 0। कॉस पाई की वैल्यू -1 है, वो पुट की एम जी अभी देखो एम जी कॉमन निकालेंगे, करेक्ट। पहले तो ये आर आर कैंसिल करो, माइनस एम जी प्लस एम जी होगा, तो माइनस एम जी प्लस एम जी 0 होगा, तो टी यू क्या होगा बच्चों, 0। अगर टी यू की वैल्यू वी यू मिनिमम में डाले तो अंडर रूट जी आर इतना आएगा। इसका मतलब अपर मोस्ट पोजीशन पे जो टेंशन होता है अपर मोस्ट पोजीशन पे वो कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो मिनिमम वेलोसिटी होती है अपर मोस्ट पोजीशन पे होती है अंडर रूट जी आर। कितनी होती है बच्चों, अंडर रूट जी आर। देन नेक्स्ट, अब क्या किया, अगर टेंशन एट मिडवे पोजीशन पे कितना होगा, मिडवे पे, तो टी एम इज इक्वल टी एन वेन द बॉडी इज एट मिडवे पोजीशन, थीटा इज इक्वल π/2, क्योंकि ये तो 90 डिग्री में होगा ना, तो 90 डिग्री होगा तो π/2। अगर मिडवे पोजीशन पे अगर वेलोसिटी उस बॉडी की वेलोसिटी अगर हम कंसिडर करते हैं वी एम इज इक्वल वी एन इज इक्वल टू अंडर रूट 3 GR, तो हमें ये पता चलेगा टी एम इज इक्वल टी एन इज इक्वल एम जी कॉस π/2 प्लस एम ई एम स्क्वायर अपॉन आर। तो
वहाँ पे 0 आएगा प्लस एम 3 GR अपॉन आर, क्योंकि वी एम और वी एन पता है √3 GR है, तो उसके हिसाब से टी एम इज इक्वल टी एन इज इक्वल आएगा 3mg। ओके, सॉल्विंग करके। तो टेंशन एट मिडवे फॉर एन ऑब्जेक्ट कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज 3mg। मिडवे पे जो ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंशन होगा वो कितना होगा 3mg। बच्चों देखो, अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही तो हमें बता सकते हैं, हम उसका डिटेल भी कैलकुलेशन करके देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से 12th के स्टूडेंट है, कैलकुलेशन का पार्ट आना चाहिए, तभी तो हमें टॉप को जाना है, टॉप में जाना है। हाँ बच्चों, अब क्या करेंगे, लोअर मोस्ट पोजीशन पे अगर वो ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उस जो बॉडी होती है उसकी लोअर मोस्ट पोजीशन क्या होगी, 0, यानी एंगल 0 बनेगा। तो मिनिमम वेलोसिटी उस बॉडी को कितनी लगेगी, तो √5GR। तो कैसे, TL इज इक्वल mg cos थीटा प्लस mv/L² अपॉन आर। अगर ऐसे करते तो VL हमें पता है √5GR है, तो इसका मतलब TL आएगा 6mg। कितना आएगा बच्चों, 6mg। ये लोअर मोस्ट पोजीशन पे बॉडी के ऊपर टेंशन होगा। ओके, ये हुआ वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अलग अलग पोजीशन पे टेंशन कितना होगा वो। ओके, अभी वेलोसिटी, अगर हमें पता है कि वो जो पॉइंट मास है वर्टिकली सर्कुलर मोशन में अंडर ग्रेविटी के अंडर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव कर रहा है। ओके बच्चों, तो इस हिसाब से देखा जाए अपर मोस्ट पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी √GR, मिडल पे होगी √3GR और लोएस्ट पे होगी √5GR। ओके, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो पॉइंट उस मास में, उस जो ऑब्जेक्ट का मास है उस पॉइंट पे जो होगी ये कॉन्जर्व रहेगी हर एक पॉइंट पे। ओके, क्यों, अंडर द ग्रेविटी। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर सॉल्व किया जाए तो 5/2 mgr इतनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है। ओके, अभी एट लोएस्ट पॉइंट टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, KL प्लस EUL। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमने 5 सॉल्व की है, KL भी पता है 1/2 mv/L²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना 1/2 mv²। तो खाली VL यानी लोएस्ट पोजीशन है, इसलिए बोल रहे लोएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी, क्योंकि हाइट क्या है, हाइट नहीं ना, हाइट 0 है ना, तो हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। ओके बच्चों, तो इसका क्यों 0 होगी, अगर कोई चीज़ अगर डायरेक्ट अर्थ सरफेस पे है तो उसके ऊपर ग्रेविटी नहीं लगती ना। जब कोई चीज़ अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाती है तब उसके ऊपर ग्रेविटी लगती है, तब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल में पोटेंशियल एनर्जी लगती है। तो अगर अर्थ सरफेस पे वो ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई भी पोटेंशियल कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, ग्रेविटी नहीं लगेगी। इसका मतलब ग्रेविटी कितनी होगी, वो जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो होगी 0। उसके हिसाब से एम कैंसिल कर सकते हैं, 2 कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे 5GR और वहाँ पे एम भी कैंसिल है, तो VL² आएगा। अभी ये VL² इज इक्वल टू कितना आएगा, 5GR। अगर उसका स्क्वायर रूट ले तो √5GR इतनी क्या आएगी बच्चों, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट। ओके, अभी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स कौन से, TME एन, एम एंड एन। ओके, तो उसको देखा जाए तो TME एम क्या है 5/2 mgr और TME एन क्या है कांस्टेंट। तो अगर देखा जाए तो KM प्लस UM, उसके हिसाब से सबके फार्मूले डाला जाए तो क्या होगा, और सॉल्व किया जाए तो क्या होगा बच्चों, VM² इज इक्वल टू 3GR। तो VM आएगा √3GR। हमने देखा था ना अभी डायग्राम में कि अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी अलग अलग होती है, मैकेनिकल जो एनर्जी होती है उसको देखा हमने, तो यही से आती है ये फार्मूला या ये डेरिवेशन या ये कंसेप्ट सॉल्व करके वो आ जाती है। ओके बच्चों, और अपर मोस्ट पोजीशन पे देखा जाए तो पता है TME/U इज इक्वल टू 5/2 mgr कांस्टेंट होता है। तो फिर TME इज इक्वल टू KU प्लस UU, बराबर ना। U यानी इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर किए, ध्यान में रखो। और सबके फॉर्मूले डाले जाए तो
अभी एम जी टू आर क्यों आया बच्चों, ये भी समझो। यू तो एम जी पता है, हाइट कितनी है, ट्वाइस आर है ना, ऊपर है ना अपर मोस्ट पोजिशन पे, तो लोएस्ट पोजीशन से अपर मोस्ट पोजीशन तक जो डिस्टेंस है वो डायमीटर ऑफ द सर्कल, और डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना होता है बच्चों, 2r। तो अगर उसको सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर, उसका स्क्वायर रूट ले लो अंडर रूट जी आर, तो ये होगी वेलोसिटी एट अपर मोस्ट पॉइंट। ओके, तो सेल्फ असेसमेंट के लिए ये क्वेश्चन है, इन 10 मिनट्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए रिस्ट वॉच इज, कितनी होगी 10 मिनट्स में। सॉल्यूशन है π/3 रेडियन। ओके, सॉल्व करके देखो। द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट इज, 120 रिवॉल्यूशन, एक मिनट में 120 रिवॉल्यूशन होता है, तो ये जो फ्लाई व्हील होगी उसका एंगुलर स्पीड कितना होगा, तो आंसर है 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो इस तरह हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कंसेप्ट भी क्लियर कर ली है। अभी ये लेक्चर सेकंड में इतना पोर्शन कंप्लीट करके हम अभी लेक्चर 3 में आगे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कंसेप्ट देखेंगे। तो ओके बच्चों, हमने एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम के 4 पॉइंट देखे और वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी हमने देखा, उसमें पूरा डिटेल देखा है। तो इस लेक्चर में हम यही लेंगे, अगले लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेंगे। तो चलो अगले लेक्चर की राह देखो, जल्दी आएगा अगले लेक्चर पर, लेकिन भूलो मत डीजी कोकने कॉलेज चैनल को आपको सब्सक्राइब करना, नए हो तो अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो लाइक कमेंट शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाए, उत्साह बढ़ाए। ओके बच्चों, थैंक यू।